नमस्कार नाज़िया जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जय श्री राम। अंजू जी, आफ्टर लॉन्ग टाइम फिर से बहुत दिन के बाद हम बैठे हैं। बिल्कुल, बहुत दिन के बाद बैठे हैं और इस दौरान आप पता नहीं कहाँ-कहाँ घूम कर आई हैं। किस-किस की बात लगा कर आई हैं। वही सब चीज़ मुझे जानना समझना है कि आप कहाँ थी और क्या-क्या करके आई हैं। तो ये बताइए कि आप हैदराबाद गई थी। अचकन भरी गर्मी में अचकन पहनने वालों के शहर में आप थी। वहाँ क्या-क्या हुआ? हैदराबाद गई और जिस वक्त मैं एयरपोर्ट से उतरी और गाड़ी सीधा मैंने चार मीनार की तरफ घुमवाया। मैंने कहा मुझे सबसे पहले चार मीनार जाना है। चार मीनार को मैंने मिनी पाकिस्तान पाया। चार मीनार पे मैंने जिहादन और हिजाबन को पाया। चार मीनार पर मैंने हलाला सेंटर पाया। चार मीनार पर मैंने उन मुल्लाओं को पाया जो बोर्ड पर बड़े-बड़े तख्तियों पर उर्दू में लिख कर के बैठे हुए थे कि आप अपनी बीवी को, अहलिया को यहाँ छोड़कर जाएँ, हलाला के दूसरे दिन आपको बीवी मिल जाएगी वापस। तो मानो जैसे रज़ाकार रज़ाकार के फौज ने और अवैसी के लीडरशिप में ओल्ड सिटी हैदराबाद को मिनी पाकिस्तान बना करके रखा गया है। कोई भी मुसलमान मर्द आपके बदन के उज़ू को कहीं पर भी छू देगा आते-जाते, आप उस पर कुछ भी नुक्ताचीनी नहीं कर सकती हैं और कानून समझाने की और बताने की तो गलती बिल्कुल ना कीजिएगा हैदराबाद ओल्ड सिटी में। जैसे ही अंजू जी आपने कानून बताने या समझाने की कोशिश की, वैसे ही आपको शरिया लॉ बता दिया जाएगा और इस्लामिक कानून के द्वारा आपको जो सज़ा मुकर्रर की जाएगी वो आप कल्पना भी नहीं कर सकती हैं। तो बहरहाल मैंने जो देखा हैदराबाद ओल्ड सिटी में, मेरी आँखों से आँसू गिर गया। जो हज़ारों लाखों मुसलमान बेटियों से मैं मिली हूँ, मैंने कई तस्वीरें आपके साथ शेयर भी की हैं। हज़ारों मुसलमान बेटियों के साथ मैंने और माधवी लता जी ने बैठ कर के बातचीत की। मैंने पर्सनली भी मुलाकात किया। माधवी लता जी के एब्सेंस में भी मुलाकात किया उनसे, उनके घरों में जा करके मैं मुलाकात करके आई। सबकी आँखें रो रही थी, सब तड़प रही हैं, सब कलप रही हैं और कुरान के एक आयत को भी उन्होंने पढ़ा नहीं है। वो इस्लाम वही समझती हैं जो मुल्लों ने समझाया है और रज़ाकार के जो अवैसी ने समझाया है, वही उसी को वो इस्लाम समझती हैं। हिजाब को पहन करके वो सोचती हैं कि वो रसूल की सुन्नत मान रही हैं। हलाला करवा करके उनको ऐसा लगता है कि सुन्नत रसूल पर वो चल रही हैं। हिजाब में खुद की आइडेंटिफिकेशन को बंद करके उनको ऐसा लगता है कि यही इस्लाम है, इसके अलावा तो 30 पारे में और अल कुरान में कोई इस्लाम है ही नहीं। मैंने यहाँ तक मुसलमान महिलाओं से ये भी पूछा कि 4 कुल तो याद है? तो वो कहीं नहीं, 4 कुल भी याद नहीं है। मैं ऐसी-ऐसी मुसलमान बहनों और माताओं से मिली हूँ, जिन्होंने अल कुरान पढ़ा ही नहीं है। पढ़ा ही नहीं है। मुसलमान बच्चे जाहिल हैं, माएँ जो हैं वो घर में बर्तन मांजती हैं और बाप जो है वो 2-2 3-3 शादी धड़ल्ले से कर के घर में 2-2 3-3 बीवियाँ रखा हुआ है। तो बहुत ही बुरे हालात को मैंने अपनी नज़रों से देखा है, बहुत ही बुरे हालात को मैंने समझा है। लेकिन जी। जिस हिसाब से अवैसी ने पूरे हैदराबाद ओल्ड सिटी को बर्बाद करके रखा है, पहली बार अवैसी को एक औरत से डरते हुए देखा मैंने। मैं पहली वही आपसे समझना चाह रही थी कि आप वहाँ पर गई, माधवी लता जी के कैंपेन में शामिल हुई, तो इस बार हालात तो वहाँ बड़े बदले हुए से नज़र आ रहे हैं। ओवैसी तो हैदराबाद छोड़कर जाने को ही तैयार नहीं है, वहीं डटे हुए हैं, स्कूटर पर कैंपेनिंग हो रही है, तो हो क्या रहा है वहाँ पर? देखिए, अगर उसके पिता के दौर से अगर उठाया जाए, तो कभी भी अवैसी रज़ाकार के खानदान को कभी नहीं लगा कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी हैदराबाद के चेयर को पाने के लिए और कभी हमने इतने चर्चित में हैदराबाद के सीट पर देखा भी नहीं लोकसभा। इतना चर्चे में तो कभी नहीं देखा। और पहली बार मुझे हैदराबाद की सरजमीन से ये एहसास हुआ कि अवैसी एक औरत से डर गया है। अवैसी की कुर्सी हिलते देखा मैंने, अवैसी को काँपते देखा मैंने, अवैसी को बिलखते देखा मैंने और अवैसी का सही चेहरा रज़ाकार वाला, वोटों को लूटने की रणनीति और राजनीति मुगलों वाली, वो कल नज़रों में साफ दिखाई दी। कल कई राज्यों में, भारत के कई राज्यों में वोटिंग थी। पर देखिए अंजू जी, सबसे ज़्यादा चर्चित सीट जो था वो हैदराबाद था और हैदराबाद इसलिए था कि रामबाण से वाले दिन से माधवी लता के ऊपर जो एफआईआर का सिलसिला स्टार्ट हुआ था,
वो कल वोटिंग होने तक हो रहा था। तो मैं तो उसको भी शुभ समझती हूँ, मैं तो उसको भी शुभ समझती हूँ। और मैंने माधवी लता जी से बैठ करके मैंने कहा कि आपने भगवान राम के बाण चलाए थे, आपने शांति और ऊर्जा के बाण चलाए थे, आपने अमन और पसंद के बाण चलाए थे, आपने भारत की सभ्यता और भारत की संस्कृति और सिविलाइजेशन को दोबारा हैदराबाद में लाने के लिए बाण चलाए थे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, भगवान राम भी आपके साथ है, मुसलमान बेटी नाजिया इलाही खान भी आपके साथ है। हिजाब उठा करके वोटर आईडी कार्ड से अगर चेहरे का आइडेंटिफाई किया जा रहा था तो इसमें बुरा क्यों लग गया? अवैसी तो पीटने लगी। और सब शेरवानी 48 डिग्री की गर्मी में शेरवानी पहन पहन करके सब बाहर निकल करके मुहर्रम का मातम क्यों करने लगे? अवैसी साहब से मैं पूछना चाहती हूँ कि जब औरतें तवाफ करती हैं हज और उम्रा के दौरान, जब मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा में जब हज होता है तो अहरम के वक्त में बिल्कुल भी चेहरे पर पर्दा नहीं होना चाहिए। ये अल कुरान कहता है, ये सही अल बुखारी कहता है, ये हदीस कहता है कि नाक और मुंह अगर ढका रहेगा तवाफ के वक्त तो वजू ही होगा, और वजू नहीं होगा तो फिर तवाफ नहीं होगा, और तवाफ नहीं होगा तो हज नहीं होगा। आप जितने भी मुसलमान बहनें और माताएं में इस इंटरव्यू को देख रही हैं, उन तमाम लोगों से मैं सवाल पूछना चाहती हूँ कि इनमें से जितने की भी रिश्तेदार महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं हज करने गई हैं, क्या वो हिजाब पहन करके चेहरे को ढक करके गई हैं? मैं मुसलमान बहनों से ये भी पूछना चाहती हूँ कि जब हज और उम्रा के लिए और विदेश घूमने के लिए आप पासपोर्ट के लिए जब हिजाब का पर्दा उठा करके आप फोटो खिंचवा करके पासपोर्ट में चिपकवा सकती हैं, आप जब ये तवाफ के वक्त में बिना हिजाब के मर्दों की भीड़ में तवाफ कर सकती हैं, तो देश के सबसे बड़े वोट के लिए, लोकतांत्रिक वोट के लिए आप क्यों नहीं हिजाब उठा सकती हैं? और देखिए हिजाब का पर्दाफाश भी हुआ, हिजाब का पर्दाफाश भी हुआ। हिजाब उठाया तो नगमा की जगह नाजिम निकला, हिजाब उठाया तो रशीदा की जगह राशिद निकला, हिजाब उठाया तो अम्मा की जगह बेटी निकली। 16 साल की बच्ची वोट करने आई थी भैया हैदराबाद में। और ये जो बोगस वोटिंग की जितनी खबरें आई, मैंने तो तस्वीरों में देखा, वीडियो में देखा कि उठा के नकाब वो देख रही थी लता जी, लेकिन फिर उसके बाद क्या वो सबके सब फेक ही थे, वो सब बोगस थी, वो महिलाएं जो कतार में बैठी हुई थी? देखिए जिस दिन मैं हैदराबाद पहुंची थी उस दिन माधवी लता जी से जब मेरी मुलाकात हुई तो वो जिस ऑफिस में थी उस ऑफिस में बड़ी अफरा तफरी का माहौल था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि लोग इतने परेशान क्यों हैं। तो मैंने उनसे ही बैठ करके पूछा कि क्या हुआ है, तो उन्होंने मुझे तकरीबन 80,000 लोगों का पूरा लिस्ट दिखाया कि ये आदमी लोग जो हैं ये हिंदू वोटर्स हैं, ये जिंदा हैं और इनको डेथ करार दे दिया गया है। बताइए, इनको मौत सुना दी गई है जिंदा को। ये 80,000 लोग जो मुझे वोट करेंगे इनको ऑलरेडी वोटर लिस्ट में मार दिया गया है कि मर गए हैं और इनके वोट वहां से हटा दिए गए। जी। अब मैंने कहा कि ठीक है वो लिस्ट दिखाइए मुझे, मैंने अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कहा कि मुझे लिस्ट दिखाइए। जब मैं लिस्ट देख रही हूँ, जब मैं वाकई में टाइप कर रही हूँ तो मैं देख रही हूँ कि वो डेड है, और वो आदमी व्यक्ति, वो जो वोटर लिस्ट में मरा हुआ व्यक्ति है वो जिंदा मेरे सामने खड़ा है अपना वोटर आईडी कार्ड लेकर के। कह रहा दीदी ये तो मेरा ही वोटर आईडी कार्ड है, ये तो मैं ही हूँ, मैं तो मरा नहीं हूँ, देखिए फोटो भी मेरा ही है। तो ये जो हिजाब के अंदर का जो रजाकार का जो स्ट्रैटेजी चल रहा था वो तो रंगे हाथ पकड़ाया है, एकदम रंगे हाथ पकड़ाया है। और आप देखिए कि कैंपेनिंग के दौरान भी माधवी लता जी ने 5 लाख से ऊपर बोगस वोटर्स को इलेक्शन कमीशन के गोद में डाल दिया था, और इलेक्शन कमीशन को उसको रिजेक्ट करना पड़ा था, हर हाल में करना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने पूरे तथ्य और सत्य के आधार पर गोद में डाला था। उसके बाद कल वोटिंग वाले दिन माधवी लता जी ने रंगे हाथ एक 16 साल की बच्ची को पकड़ा। वो 16 साल की बच्ची का उन्होंने जाकर के 15 मिनट में इतनी दूर पुलिस स्टेशन में भी वो पहुंच गई माधवी लता जी। फिर वहां पर भी उन्होंने कहा कि भैया आपने बच्ची छोड़ा क्यों, वो तो क्राइम कर रही थी, उसके माँ बाप को बुलाना चाहिए था, उसके माँ बाप से पूछना चाहिए था।
वो तो पुलिस ने क्या किया है कि पुलिस ने अपनी वर्दी पहने हुए संविधान को अलमारी में रख करके और शरिया लॉ को अपने हाथ में ले लिया और अवेसी का दल्ला बन करके यूनिफॉर्म का मजाक उड़ा करके उस बच्ची को और उसके माता पिता को कह दिया कि तुम लोग अभी छुप जाओ, तुम लोग अभी छुप जाओ, नहीं तो एफआईआर करवा देगी ये औरत। आप सोचिए, सोचिए कि हमारे जीते जी हमारे आंखों के सामने रजाकार अपना काम करे जा रहा है और एक एक क्षेत्र, एक एक जगह को कहीं ममता बनर्जी और फरहाद हकीम के रूप में, कभी स्टेलिन के रूप में और कभी पीएफआई के रूप में, कभी रजाकार के रूप में, कभी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रूप में भारत को एक एक कोने कोने में पाकिस्तान बनाने की कोशिश की जा रही है और हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं। पर नाजिया जी, जब 6.25 लाख के आसपास वोटर्स के नाम हटाए थे चुनाव आयोग ने चुनाव से पहले, तो ये जो 80,000 आप बता रही हैं कि हिंदू वोटर्स हैं जो माधवी लता जी को वोट करते, उनको मरा हुआ घोषित कर दिया, उनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए, तो ये उस वक्त कार्रवाई नहीं, उस वक्त किसी को ध्यान में नहीं आया? ये बात क्या जिस दिन वोटिंग होने वाली थी उससे 2 दिन पहले ही पता चला कि इतने सारे वोटरों के नाम गायब कर दिए गए हैं? नहीं, ये बात माधवी लता जी को 6 तारीख को इंटीमेट किया, वो भी कुछ वोटर्स जिनको वोटर पर्चा जो है घर तक नहीं आया, पर्चा जाता है आपके यहाँ पर भी आ रहा होगा, तो वो पर्चा जब वो नहीं आया तो वो लोग माधवी लता जी के ऑफिस में आ गए और उन्होंने कहा कि देखिए आज तो 6 तारीख हो गई है और 13 तारीख को वोटिंग है, लेकिन सबके घर में पर्चा जा रहा है, हमारे घर में पर्चा नहीं आ रहा है। तब उन्होंने सारे लिस्ट को निकलवाया और जब वो ब्लॉक का जब उन्होंने लिस्ट निकलवाया तो उनको पता चला कि ऑलमोस्ट 80,000 लोगों को मरा हुआ घोषित कर दिया गया है जो हिंदू हैं। और तब फिर एक एक लोगों को बुला करके वो उसको अपडेट करने के लिए इलेक्शन कमीशन को कंटिन्यूअसली मेल कर रही थी, कंटिन्यूअसली चिट्ठियां लिख रही थी। उनके 5 आदमी इलेक्शन कमीशन ऑफिस में बैठे ही हुए थे और बिल्कुल अफरा तफरी का माहौल था, लोगों का भंडार लगा हुआ था। मेरे ख्याल से 10,000 से ऊपर लोग उस ऑफिस में बैठे हुए थे, सब भाग रहे, दौड़ रहे, सबके हाथ में आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड था और सब समस्या सॉर्ट आउट हुई। ये सॉर्ट आउट हुआ चुनाव के दिन या नहीं, या ये 80,000 वोट नहीं कर पाए? जितना वो कर सकी अपनी टीम के साथ, जितना वो अपग्रेड और अपडेट करवा सकी उतना उन्होंने करवाया, जितनी उनकी क्षमता थी उतना उन्होंने करवाया, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी तो रजाकार का अवेसी बहुत बहुत दिन से कर रहा था ना। उसको तो 3 महीना पहले तक पता नहीं था कि ये फायर और आयरन लेडी आ रही है, उसके ओपोजिशन में खड़ी हो रही है। वो तो जानता नहीं था 3 महीना पहले से कि भाई ये माधवी लता जी को खड़ा किया जा रहा है उसके ऑपोजिट में। तो जैसे ही उसको पता चला, उसके रजाकार फौज के जितने भी मुगलिया सल्तनत थे और जितने भी सल्तनत के जो जितने भी चपरासी थे, दल्ले थे, वो सबने मिल करके ये स्ट्रैटेजी सेट की थी और स्ट्रैटेजी के माध्यम से उन्होंने बोगस वोटर्स को तो शांति से रहने दिया था, पर जो जिंदा हिंदू वोटर्स है उसको मरा हुआ घोषित करने का पूरा स्ट्रैटेजी सेट कर दिया था, ताकि हिंदू वोटर्स जो मिलने थे वोट माधवी लता जी को, वो कम हो जाए, उसकी मात्रा कम हो जाए। बिल्कुल, स्ट्रैटेजी तो बड़ी मतलब सोच समझ कर चला रहे होंगे ओवैसी बंधु। लेकिन मुझे ये बताइए कि इस समस्या का सॉल्यूशन क्या है? वोट तो दे नहीं पाए बहुत सारे लोग, तो क्या वहां पर दोबारा वोटिंग भी हो सकती है? क्या इस तरह की भी गुहार लगाई जा सकती है चुनाव आयोग से या नहीं? आज उनके ऑफिस के कई लोगों से मेरी बातचीत हुई है और वहां से कई वीडियोस भी मेरे पास आए हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, और मैंने यही कहा है कि जितने भी पुलिस ऑफिसर्स ने बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन अगेंस्ट द इंडियन लॉ उन्होंने काम किया है, सब पर केस किया जाए, सबको समझाया जाए कि आपको भारत से वर्दी इस शरिया लॉ मानने के लिए नहीं मिली है, या रजाकारों की दलाली करने के लिए नहीं मिली है, या आपको पुलिस ऑफिसर पब्लिक सर्वेंट बनाया गया है और सैलरी आपको शरिया लॉ का कानून चलाने के लिए नहीं मिला है, या रजाकार का चप्पल चाटने के लिए नहीं मिला है। तो ये समझाना जरूरी होगा कानूनी तरीके से, उनको लीगल नोटिस भेज करके। दूसरी चीज है कि जिस जिस ब्लॉक में और जिस जिस पोलिंग बूथ पर दरवाजा बंद कर करके अवेसी जी ने ताला लगवा करके और बाहर में पुलिस ऑफिसर को खड़ा करवा करके वोटिंग करवाई है, वो सारे पोलिंग बूथ में दोबारा वोटिंग होनी चाहिए। तीसरी चीज मैंने उन लोगों से कही है
कि जहां जहां पर भी आपको लग रहा है कि बोगस वोटर्स को आप नहीं पकड़ पाई हैं और बोगस वोटिंग हुई है, वो पोलिंग बूथ का भी एक डेटा निकाल करके तुरंत हाई कोर्ट मारिए और कहिए कि ये सारे बूथ पर मेरा मेरा कहना है कि बोगस वोटिंग हुई है और मेरे लोग जो जिंदा हैं उनको वोटिंग नहीं करने दिया गया है, जो मेरे समर्थक हैं, जो मुझे वोट करना चाहते हैं, उनको वोट नहीं करने दिया गया है, उनको वोटर लिस्ट के माध्यम से मरा हुआ घोषित साबित करने की कोशिश किया गया है रजाकारों की तरफ से। इनका वोट करवाया जाए और पूरे के पूरे सिक्योरिटी के साथ करवाया जाए। ये 3 बातें मैंने आज सुबह में डिस्कस किया है और मुझे लगता है कि कल तक ये चीजें हमारे सामने में जरूर आएंगी कि उन्होंने ये काम किया है। पर सबसे ज्यादा ताज्जुब की बात यह है कि बहुत सारे वीडियोस हमने भी देखे जहां पर माधवी लता जी बुरके में जो महिलाएं हैं उनका बुरका हटाकर उनको पहचानने की कोशिश कर रहे हैं और उसको बड़ा बवाल हुआ। मैंने सुना कि उस पर उनके खिलाफ केस दर्ज करने की बात भी, एफआईआर की बात भी हुई। लेकिन इसमें बुराई क्या, एक महिला ही तो देख रही है और शिनाख्ती तो कर रही थी वो। भाई मुझे तो लगता है चुनाव आयोग की तरफ से नाज़िया जी ऐसे बंदोबस्त होने चाहिए कि बुरके के अंदर कौन है भाई, ये तो पता चलना चाहिए। बुरका पहनकर तो आप जैसे कह रही हैं कि महिलाओं के वेश में लड़के भी वहां वोट देने के लिए पहुंचे हुए थे, तो कम से कम पहचान करने का और क्या तरीका हो सकता है कि बुरके के अंदर असलियत में है कौन? देखिए, हमारा संविधान बहुत खूबसूरत है और हमारा कानून भी बहुत खूबसूरत है, पर कभी-कभी होता क्या है कि इग्नोरेंस नेचर जो होता है ना, वो बहुत दर्दनाक साबित हो जाता है। आप पश्चिम बंगाल में 2019 के इलेक्शन के बारे में अगर मैं बात करूं, लोकसभा, पश्चिम बंगाल के 2021 और पंचायत इलेक्शन के बारे में मैं बात करूं, तो वोटर आईडी कार्ड किसी का और आदमी कोई और खड़ा हुआ है। ये तो मैंने खुद पकड़ा है, मैंने खुद कहा है कि दिखाओ तो अपना वोटर आईडी कार्ड। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम औरत का वोटर आईडी कार्ड लेकर खड़े हुए, औरत का वोटर आईडी कार्ड है और पकड़ा हुआ कोई लड़का है, तो ये मैंने खुद पकड़ा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी इंटेलेक्चुअल एडवोकेट्स हैं, जितने भी लीगल काउंसिल जो बहुत रिनाउंड है, उन सबको एक टीम बनानी चाहिए। अगर सरकार इस बारे में नहीं सोच रही है, अगर इलेक्शन कमीशन इस बारे में नहीं सोच रहा है, तो देश के हित में और देश की जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए हम जैसे सारे इंटेलेक्चुअल काउंसिल और एडवोकेट्स को एक साथ मिलकर के एक पीआईएल द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में करना चाहिए कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर में 4 ऑफिसर बूथ पर महिलाएं होनी चाहिए और वो महिलाएं सिर्फ हिजाब उठा करके शनाख्त करने के लिए होनी चाहिए। बिल्कुल, वो सिर्फ शनाख्त करेंगे। जैसे हम लोग मॉल में एंटर करते हैं तो कर्टेन लगा हुआ एक होता है महिलाओं को चेक करने के लिए, हम एयरपोर्ट में एंटर करते हैं तो कर्टेन लगा हुआ एक जगह होता है महिलाओं को चेक करने के लिए। उसी तरीके से पोलिंग बूथ में भी कर्टेन लगा हुआ एक जगह होना चाहिए और प्रिसाइडिंग ऑफिसर अलग से 4 अपॉइंट होनी चाहिए और 4 ऐसे टेंट बनाने चाहिए कि टेंट वाली का शनाख्त किया जा सके वोटर आईडी कार्ड के माध्यम से। बिल्कुल, ये तो होना चाहिए नाज़िया जी, वरना बुर्के के अंदर कौन है तो बड़ा सवाल है। और फिर बुर्का उठाकर अगर देखा जाओ तो उसको शरिया से जोड़ लेते हैं, अधिकारों का हनन है। ये कौन सा हनन है? आप लोकतांत्रिक तरीके से वोट डालने जा रहे हैं, तो आप वोट डालने वाले हैं भी या नहीं, ये तो पता चलना चाहिए। और मुझे लगता है चुनाव आयोग को ये पुख्ता करना चाहिए नाज़िया जी कि जहां पर मुस्लिम महिलाएं हैं या मुस्लिम बहुल इलाके, वहां पर तो ये पक्का होना चाहिए। नहीं अंजू जी, शरिया के हिसाब से भी मैं तो आपको सही अल बुखारी बता रही हूँ, मैं तो आपको हदीस बता रही हूँ, मैं आपको अल कुरान बता रही हूँ कि जब मुसलमान महिलाएं एहरम के वक्त में जब हज में तवाफ करती हैं तो चेहरा नहीं छुपा, ये नाक से छुपा हुआ नहीं होना चाहिए, नहीं तो वजू ही नहीं होगा। आप हज और उम्रा की कुछ मेरे पास तस्वीरें हैं, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, जो मेरे ही रिलेटिव्स की हैं, कहीं और की नहीं है, और उन्होंने हज के दौरान खींचा है। तो मैं उसकी तस्वीर दिखाना चाहती हूँ कि उन्होंने देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। ये मक्का मदीना है। हाँ, ये दिख रहा, बिल्कुल है ना। अब ये महिलाएं हैं, क्या इनके चेहरे पर हिजाब है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, नहीं। अब मैं आपको ऐसे अबाया पहन रखा है, जो भी आप कहते हैं उसको, पर चेहरा तो बिल्कुल ठीक है, सब कुछ दिख रहा है चेहरे में तो। हाँ, बिल्कुल नहीं है, चेहरा ढका हुआ नहीं है।
तो ऐसे ही वोट डालने भी तो जा सकते हैं। ये देखिए, चेहरा ढका हुआ नहीं है। नहीं, तो नाज़िया जी वोट डालने भी तो ऐसे जा सकते हैं। ऐसे में कौन से आपके अधिकारों का हनन हो जाएगा या कोई नाराज हो जाएगा? तो आपको मैं वही बता रही हूँ कि ना संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है, ना इस्लामिक अधिकारों का हनन हो रहा है चेहरा हटाने से। दोनों में से दोनों किसी अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। इस्लाम के तरीके से आपको तवाफ करते वक्त नाक से ढकना नहीं है, नहीं तो आपका वजू नहीं होगा। एहरम के वक्त में आपको अपना चेहरा खुला रखना है, और मैंने आपको सबूत दे दिया है। और आप जितने भी पूरे के पूरे वीडियोस को निकाल करके देखिए, और असदुद्दीन अवैसी की आंखों में आंखें डाल करके मैं पूछ रही हूँ कि उसकी बीवी जब गई थी हज करने के लिए तो क्या चेहरा ढक के गई थी? तवाफ के वक्त में चेहरा ढकी थी? अरे ढक ही नहीं सकते, नहीं तो होगा ही नहीं हज। अरे बेवकूफ अवैसी उसको बनाएगा जिसने अल कुरान नहीं पढ़ा है, जो मुसलमानों के सूम सलावात को नहीं जानता है। मुझे तो नहीं बना सकता ना बेवकूफ। मेरे घर से, मेरे खानदान से हर साल 10 महिलाएं और 20 मर्द तो जाते ही हैं हज करने के लिए। पर तो नाज़िया जी, ना ही संवैधानिक हनन हो रहा था और ना ही इस्लामिक हनन हो रहा था। ये देखिए भारत के मुसलमान चिटिंगबाज मुसलमान तो है, जाली मुसलमान तो है ही है, बहरूपिया मुसलमान तो है ही है। ये अल कुरान पे तो चलते हैं नहीं, ये तो बिल्कुल भी अल कुरान पे नहीं चलते। इन्होंने इस्लाम को अपना एक जस्टिफिकेशन का जरिया बनाया है, अपने कारोबार को चलाने के लिए, अपनी अश्लीलता को मचाने के लिए, और अवैसी जैसे लोग अपनी गद्दी को बचाने के लिए। बस यही चल रहा है। अच्छा आप वहां पर गई तो कहीं किसी मोड़ पर आमना सामना हुआ ओवैसी साहब से या नहीं? क्योंकि आप हैदराबाद गई थी और ओवैसी साहब तो आप उनको कितना टारगेट करते हैं उनकी शेरवानी को, और वो भी कहीं ना कहीं आपका जिक्र कर देते हैं गाहे बगाहे, तो कहीं ऐसा मौका मिला क्या? हाँ, मैं तकरीबन 8 बजे के करीब मैं चार मीनार दोबारा गई थी 8 तारीख को रात में। तो वहां पर काफी लोग यूपीआई वगैरह यूज कर रहे थे, तो मैंने उन लोगों से बात भी किया है और तस्वीरें भी मैंने आपके साथ शेयर की हैं। तो भाई आप यूपीआई यूज कर रहे हैं, डिजिटल भारत यूज कर रहे हैं, तो उन लोगों ने ही, उन मौलवियों ने ही मुझे बताया। काफी सेल्फी वगैरह वो लोग लेने लगे और फिर उन्होंने ही बताया कि अवैसी साहब अभी तुरंत उस गली से निकल रहे हैं। मैंने कहा निकलने दो, रजाकार है, निकलने दो, मैं थोड़ी डरने वाली हूँ। पर इस बार आप जब वहां गई और माधवी लता जी का तो वहां पर सिक्का चल रहा है, देखो उन्होंने तो जड़ें हिला दी हैं ओवैसी की। तो जो वोटिंग हुई है उसको देखकर, उसके आंकड़े को देखकर आपको क्या लगता है, और वहां का माहौल जो आपने देखा है उसमें आपको क्या लगता है, क्या इस बार उखड़ जाएंगे ओवैसी? देखिए अंजू जी, जिस हिसाब से अवैसी ने वोट की चिटिंगबाजी की है, जिस हिसाब से अवैसी ने अपने रजाकार दिमाग को दोबारा चलाया है, जिस हिसाब से अवैसी ने अपने पिता की बातों को दोहराया है, इवन मैं चाहती भी हूं कि मैं आपके दर्शकों को एक बार उनके पिता की स्पीच सुनाऊं, क्योंकि मुझे देने वाला भी मुसलमान ही है और वो भी हैदराबाद में ही दिया है। कि देखिए हिंदुओं के बारे में अवैसी के पिता क्या बोला करते थे। सुनाइए, इसी से सुनते हैं। हम दर्द से घबराते हैं, आज हम उन लोगों से घबराते हैं जो कभी हमारी चौखट की गर्द चाटते थे, आज वो उनसे हम डरते हैं। अरे क्यों डरे हम, क्यों घबराए हम, उनसे कौन है वो? अरे हमने इस मुल्क के ऊपर 1000 बरस तक जहाबानी और हुक्मरानी की, इसके चप्पे चप्पे के ऊपर हमारी अजमत के निशान है। आज हमको जरूरत है कि हम अपने अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक को पैदा करें। सलाम के ऊपर ये किसका, कौन चप्पल चाटता था? रजाकारों का। आपने सुना, आप लोग हिंदू रजाकारों का चप्पल चाटते थे और हजारों साल तक भारत पर हुक्मरानी रजाकारों ने किया है। ये उनके पिता की स्पीच है और ये मुझे किसने दिया है? हैदराबाद के चार मीनार के मुसलमान ने ही दिया है, जो बहुत रेयरेस्ट है, नॉर्मली लोगों को मिलता नहीं है। नॉर्मली ये दिखता भी नहीं है, क्योंकि जैसे तस्लीमा नसरीन को मारते वक्त अवैसी ने वो वीडियो उड़वा दिया, तस्लीमा नसरीन को गालियां देते वक्त अकबरुद्दीन अवैसी का उसने वीडियो गूगल से भी उड़वा दिया, खत्म वैनिश करवा दिया।
उसी तरीके से अपने अब्बू जान की बहुत सारी तकरीरों को, मुझे ऐसा लगता है कि 99% तकरीरों को असदुद्दीन अवैसी ने गूगल से बैनिश करवा दिया है। ये एक स्पीच है असदुद्दीन अवैसी के अब्बू जान की, जिसमें वो कह रहे हैं कि हिंदू रजाकारों का तलवा चाटते थे और हजारों साल तक अवैसी और अवैसी के बाप दादाओं ने भारत पर हुक्मरानी की है। इंटेंशनली हैदराबाद के मुसलमान ने मुझे दिया है। बताइए। और जो आलम लहजा देखिए, लहजा बिल्कुल वही है जो असदुद्दीन बोलते हैं और उनका भाई बोलता है, बिल्कुल वही लहजा है। 15 मिनट दे दो तो हम ये कर देंगे। पर इस बार डरे हुए हैं। मैंने डर देखा, अपनी नजरों से देखा, क्योंकि अवैसी तो औरत से घिन करता है, अवैसी तो औरत से नफरत करता है, वो तो पैर का जूता समझता है। क्या जरूरत पड़ी कि वोट करने के लिए बेटियों के साथ गया? क्या जरूरत पड़ी कि कैंपेनिंग के वक्त में पीछे में महिलाएं रख रहा था हिजाबन? क्या जरूरत पड़ी कि कुछ महिलाओं से मंच पे चढ़वा करके स्पीच भी करवाया? क्या जरूरत पड़ी? तो डरा हुआ तो है। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं एक मुझे संभावना नजर आती है कि माधवी लता जी जीत सकती हैं। एक संभावना मुझे नजर आती है, क्योंकि जितनी मुसलमान बेटियों से मैं मिली हूँ, किसी के शौहर ने लव जिहाद कर लिया उसको छोड़ करके, किसी ने 4-4 शादी कर ली है, कोई बर्तन मांज रही है, कोई किसी का शौहर बाहर से औरत लेकर के आता है, किसी का हलाला हुआ है, किसी का मस्यार हुआ है, किसी ने 11-11 बच्चे पैदा करवा दिया है, किसी का किडनी फेल है, किसी को कैंसर हो गया है, किसी का ऑर्गन ट्रैफिकिंग हुआ है। गरीबी के आलम में शौहर ने एक बीवी का एक किडनी निकलवा करके बेच दिया है, ये भी हुआ है। तो मुस्लिम महिलाओं का एक अट्रैक्शन मैंने माधवी लता जी की तरफ देखा, जो मैंने खुद देखा है। मैं खुद मुस्लिम महिलाओं से मिलकर के आई हूँ और लाखों मुसलमान महिलाओं से मैं मिली, तो एक मुसलमान महिलाओं का अट्रैक्शन मैंने माधवी लता जी की तरफ देखा है। अब मुझे लगता है कि अगर साइलेंट वोटिंग उन्होंने कर दी है तो जीत तो 2000% माधवी लता जी की है। तो इस बार मतलब कि ओवैसी जी की नींद वोटिंग के साथ ही उड़ चुकी है, इसीलिए जगह जगह घूम रहे थे। लेकिन चलिए, आप क्योंकि वहां पर जाकर आई हैं, सब लोगों से मिली हैं, काफी दिन आपने वहां गुजारे हैं, माधवी जी के साथ आपने कैंपेनिंग की है, और आप खासतौर पर हैदराबाद की महिलाओं से मिली हैं। और महिलाओं के बारे में तो ये मानकर ही चलते हैं हम कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं नाजिया जी, वो तो कहीं ना कहीं पीएम मोदी के साथ ही नजर आती हैं, क्योंकि उनके लिए तो बहुत कुछ किया गया है। और हो सकता है उसका नतीजा हमको हैदराबाद में देखने को मिले और हैदराबाद में कोई चमत्कार हो जाए और रजाकार इस बार धूल चाटते नजर आए। तो आपने इस मामले पर विस्तार से जो जानकारी मेरे दर्शकों को दी है नाजिया जी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। जय श्री राम। आभारी हूँ मैं अंजू जी कि आपने मेरी इस कैंपेनिंग को बहुत महत्वपूर्ण समझा और आपने मुझे इतना समय दिया कि मैं जीरो ग्राउंड के बारे में दर्शकों के सामने बात को रख पाई। थैंक यू। नमस्कार।